सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। एंड शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। इसमें एडवांस करंट अफेयर्स जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर और डिफरेंट जहाँ भी जिन भी सोर्सेस में ये कंटेंट आता है उसको भी कवर। तो इसको अच्छे से फॉलो करना और साथ में जो टेस्ट सीरीज़ है वो देना है। कल 14वां टेस्ट जो 14th टेस्ट है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है और कल हमारा अगले कमिंग संडे को 15th टेस्ट होगा रात को 9 बजे। इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग गो थ्रू हो जाना। क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डार्क स्काई पार्क। अ डार्क स्काई पार्क इज एन एरिया typically surrounding a park or observatory that limits artificial light pollution. India's first dark sky preserve is the Indian Astronomical Observatory, high altitude astronomy station situated in Hanle and operated by Indian Institute of Astrophysics. The Pench Tiger Reserve in Maharashtra has attained the distinctions of becoming India's inaugural dark sky and fifth in Asia. तो करेक्ट बताना। तो देखो ये आपका टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है अबाउट द डार्क स्काई पार्क के ऊपर। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो कोई भी पार्क है, जैसे सपोज करो सराउंडिंग अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी, जो कि आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को लिमिट करता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे सपोज करो रात का टाइम है और रात के टाइम पे बहुत सारी ऐसी लाइटें हों, जगमगाहट हो, जो कि लाइट पोल्यूशन होता है। जो नेचुरल लाइट है उसका अगर हम उस पर कुछ बदलाव करते हैं तो वो आपका आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि डार्क मतलब पार्क या ऑब्जर्वेटरी के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट की जो प्रेजेंस है उसको एक तरीके से ख़त्म कर लेना है, जिससे कि आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। पहला जो फर्स्ट डार्क स्काई जो प्रिजर्व है इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये जो ऑब्जर्वेटरी है हैनले के अंदर उस पर बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस स्टेट के अंदर है। और फिर पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र है, ये भी इसने भी एक डिस्टिंक्शन अटेंड किया है जहाँ पे इंडिया का पहला इनाग्रल डार्क स्काई पार्क और फिफ्थ इन एशिया वो डिक्लेयर किया गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पेंच टाइगर रिजर्व को ऐसा किया गया है। इसको ध्यान में रखना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का पहला वैसे डार्क स्काई जो प्रिजर्व है इज़ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हाई एल्टीट्यूड रीजन। जो पहला सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका सही है। पेंच की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपका लोकेटेड है। और अगर देखा जाए वेस्टर्न हिमालयन ये जो हैनले है उसको देखा जाए तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर ये लोकेटेड है। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो रैंक करती है अमंग द वर्ल्ड हाईएस्ट साइट्स फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर जो है इसका जो है सी होगा, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो नोट्स अपने बनाते रहें और ये जो है ये जो भी ये टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स के लिए, तो अगर अभी से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ विथ रेफरेंस टू पुनगनोर काऊ के ऊपर है। ये इंडिजिनस ब्रीड है नेटिव टू पुगनरूर, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। दे आर यूनिक ब्रीड, लार्जेस्ट हम कैटल वर्ल्ड में इनका हम्प जो है सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट हम्प होता है। अब क्योंकि बहुत ही छोटी होंगी, अगर आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक वीडियो देखा होगा जिसमें जो छोटी छोटी काउज़ होती हैं तो आपको पहले लगेगा कि काऊ के बच्चे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो काउज़ हैं, वेल ग्रोन काउज़ हैं, जो कि आप कह सकते हो कि उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना उसको शॉर्टेस्ट हम्प है, लार्जेस्ट नहीं। तो ये तो गलत है। और ये इंडिजिनस ब्रीड कहाँ की, आंध्र प्रदेश की हैं। ये एक्सटेंशन में ऑलमोस्ट चली गई थी बट अब थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है। अब जो वीडियो आया उसके बाद हो सकता है इसका रिवाइवल और इंक्रीज़ करे, क्योंकि ये भी एक हो जाता है कि अच्छा प्रधानमंत्री जो थे जिस काऊ के साथ थे वो ये वाली काऊ है इस टाइप से। और इसकी काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं। दे हैव ए स्मॉल, बहुत ही छोटे जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर के लिए। और ये एक मतलब यूनिकनेस भी आपका होता है। फीमेल का जो हॉर्न होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर होता है देन द स्टम्पियर वन इन मेल्स, अगर मेल से अगर कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे आंसर 1 एंड 3 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। विथ रेफरेंस टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एन एक्सपर्ट बॉडी ऑफ नीति आयोग। तो ये आपको याद रखना है कि ये नीति आयोग नहीं है, एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसका ये हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो गया। ये इवेलुएट करती, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं
उनको इवेलुएट करना, इवेलुएट रिसर्च इन पे इनटू जीएम प्लांट्स, और रिकमेंड करती है, डिसअप्रूव करती है जो आप कह सकते हैं इनकी जो रिलीज़ है फार्म फील्ड पे। जैसे कोई रिसर्च हो रही, नई क्रॉप है तो उसको जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारा अप्रूवल बेसिकली जीईएसी के द्वारा ही होती है। उसके बाद जो गाइडलाइन है फॉर सेफ्टी असेसमेंट फॉर जीनोम एडिटेड प्लांट्स, रिसेंटली इसने एग्जम्प्ट किया है रिसर्चर्स जो कि यूज़ करते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को टू मॉडिफाई द जीनोम ऑफ द प्लांट फ्रॉम सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द जीईएसी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई द जीनोम ऑफ द प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई करना। जीनोम शब्द का मतलब जो भी जीन्स प्रेजेंट हो उन सारे जीन्स को मिला लो प्लांट के तो उसका जीनोम बना देता है। जीन एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो आप सर्टेन टूल का इस्तेमाल करके जीन में परिवर्तन कर सके। कमेंट सेक्शन में एक टूल का नाम बताओ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हो जिसमें सी से स्टार्ट होता है, उस टूल का नाम बताओ। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है और बाकी दो स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 आंसर। ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज हाइब्रिड DMH11। ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। Hybridization isn't easy in mustard as its flowers have both female and male reproductive organ, making the plant largely self-pollinating. It contains 2 alien genes isolated from a soil bacterium called Bacillus liquefaciens. अब देखो ये कंटेंट होता है, ये करंट अफेयर्स का यही एडवांस वर्जन है। इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को अगर आप अच्छे से करें तो आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा इसमें। देखो सबसे पहले आप देखो जो फ्लावर्स होते हैं ना, आप फ्लावर्स को समझो। जैसे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप कुछ टर्म्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं होंगे तब तक ये जो बात बोली गई वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान समझना। जैसे मान लो ये आपका फ्लावर है, दिस इज़ फ्लावर, और ये आपका फिलामेंट है और एंथर, ये फिलामेंट है एंथर, और ये आपका स्टिग्मा स्टाइल है। तो जनरली क्या होता है, सपोज करो जब यहाँ से जो पॉलेंस होते हैं यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर सपोज करो कि ये सेम फ्लावर में होता है, सेम जैसे एक ही फ्लावर है इसमें होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जैसे मान लो ये दिन भर कवर्ड होते हैं या ये जो पॉलन से मैच्योर नहीं होते, मतलब ऐसी स्थिति होती है कि वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, ऐसे जो क्रॉप की अगर हम बात करें कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ही उनमें हो सकता है, इफ़ यू टॉक अबाउट सच क्रॉप जिसमें आपके सेल्फ पॉलिनेशन ही हम कह सकते हैं कि उसमें जनरली आपका कंडक्ट किया जा सकता है, तो वो उनका कुछ मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल चीज़ें भी होती है। तो मस्टर्ड में भी कुछ ऐसा ही है। तो आपको देखना है कि जो मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट की स्थिति ऐसी होती है कि क्योंकि दोनों जैसे अगर देखा जाए तो फ्लावर्स में दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये जो हिस्सा ये मेल है और ये हिस्सा फीमेल का होता है। तो जो मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन आपका हो जाता है। तो इसमें प्रयास ये किया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जो ये फ्लावर है इस फ्लावर के एंथर किसी दूसरे फ्लावर में जाएं या दूसरा प्लांट के फ्लावर पे जाए, तो इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, दो डिफरेंट प्लांट्स में तो दो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं और इसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इसे हम इसी जो जैसे मान लो इस टाइप से ए और बी दोनों मिलके और सी बना रहे हैं, तो इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन शब्द भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप विल सी हियर, तो हाइब्रिडाइजेशन ईजी इतना नहीं है बिकॉज इट्स अ सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है और इसके बाद ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसमें दो इट कंटेंट 2 एलियन जीन्स, जो जैसे DMH11 इसमें 2 जीन्स क्रिएट की गई हैं जो एक बैक्टीरिया से ली गई जिसका नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियन करके, जिसे हम जो है कहते हैं। तो ये जो पहली जीन है, द फर्स्ट जीन, पहली जीन है, उस जीन का नाम है, उसका नाम है दैट इज बार्नेस कोड। इट कोड बार्नेस, ठीक है, codes for a protein that impairs the pollen production and renders the plant into which it is incorporated male strand। मतलब देख क्या होता है कि
बार्नेस ये जो है इसकी वजह से कुछ ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस होती है जिससे कि जो फ्लावर है उसका पॉलन काम नहीं करेगा। अब मान लो इसका पॉलन ही काम नहीं करेगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो ये जीन के माध्यम से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस जो है किया जाता है। दूसरी जीन जो है इसमें जो डाली गई उसका नाम है दैट इज़ बैरस्टर जीन बोलते हैं, बैरस्टर जीन उसको बोला जाता है। अब ये क्या है कि ये क्या है, बैरस्टर जीन के भी कुछ ऐसे ही फंक्शंस जो आपके विजिबल रहते हैं, लाइक ठीक है। तो फर्टाइल लाइन प्रोडक्शन के अंदर ये रहता है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, आंसर होगा ऑल 3। तो ये DMH11 का और इस सबकी ध्यान रखना है। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का ही टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रू रिफ्यूजीज़ के अंदर, ब्रू ऑल्सो रिफर्ड एज रियांग, ये ट्राइबल कम्युनिटी इंडिजिनस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हिस्टोरिकली मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम में ये रहते थे। स्टेट ऑफ आसाम ब्रूज आर डेजिग्नेटेड particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप के रूप में इन्हें डेजिग्नेट किया गया है। दे ऑल्सो डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट ब्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन द वेस्टर्न मिजोरम एज पर द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल। कमेंट सेक्शन में बताओ 6th शेड्यूल के अंदर कितने जो स्टेट्स हैं वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखा इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा द ब्रूज आर डेजिग्नेटेड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में है। तो ये आसाम में नहीं है, त्रिपुरा के अंदर उनको डेजिग्नेट किया गया है। मतलब अभी हमने एक स्कीम पढ़ी थी जिसमें सरकार ने ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है इनके लिए वो स्पेसिफिक स्कीम थी। कमेंट सेक्शन में बताओ उस स्कीम का नाम क्या है, जो कि उनके बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना और इस सब के से रिलेटेड थी। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, जिसमें ये जनरली जो है पहले रहती थी मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर एक 6th शेड्यूल के तहत जो ब्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन करने की भी डिमांड थी। तो ये 2 स्टेटमेंट इसमें सही, हाउ मेनी के अंदर। तो ये भी आपका टॉपिक देखोगे तो ये टॉपिक आपका है न्यूज़ के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द स्नो लिपर्ड है। तो ये टॉपिक अगर आप देखो तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक आपका आ जाता है। सो इट इज़ सॉरी ये शायद हिंदू का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट बिकॉज द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है इज एस्टिमेटेड टू नंबर। तो ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, ना कि एंडेंजर्ड के अंदर आता है, ठीक है। लिस्टेड एंडेंजर्ड। फिर है एस्टिमेटेड टू नंबर फीवर देन 10,000 मेच्योर इंडिविजुअल एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन अबाउट 10% बाय 2040। द स्पीसीज इज नेटिव कहाँ, सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर। मेनली पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इसके नंबर जो है वो रिड्यूस आपके हो रहे हैं। तो जैसे मान लो जो लगभग 3,000 से लेके 4,000 मीटर तक की सी लेवल से हाइट है, उस हाइट में पाए जाते हैं। और जनरली उस हाइट में जो रीजन होता है उसे अल्पाइन या फिर सब अल्पाइन भी बोला जाता है, अल्पाइन या सब अल्पाइन भी बोलते हैं। रेंजिंग फ्रॉम ईस्टर्न अफगानिस्तान, हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू टू सदर्न साइबेरिया, मंगोलिया, वेस्टर्न चाइना। नदर्न पार्ट में ऑफ इट्स रेंज इट ऑल्सो लिव्स एट अ लोअर एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, आंसर है दैट इज़ 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज अयुथावा। दिस सिंबलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या इन इंडिया एंड अयुथ्या in Cambodia, which holds historic legacy and rich cultural ties. Bilateral exercise है during the maiden edition of the exercise. The participant of both navies conducted surface and anti-air exercise, including weapon firing और ये सब भी किया गया। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली इट्स इंडो-थाई बायलैटरल एक्सरसाइज, थाईलैंड के साथ है, ठीक है, थाईलैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो थाईलैंड के साथ है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, थाईलैंड के साथ ये ध्यान में रख। तो पहला वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है, गलत है, कंबोडिया नहीं, यहाँ पे आपका थाईलैंड शब्द जो है वो इस्तेमाल आपका रहेगा। सो द इंडो थाई बायलैटरल एक्सरसाइज अयुथावा एंड पहला सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ये तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का इंडियन थाई नेवी फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज एक्स अयुथावा कनेक्ट्स टू अयोध्या। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोटा। द गट माइक्रोबायोटा इज अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोफाउंडली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। While there are beneficial bacteria in the gut, there are also harmful bacteria that can enter the GI tract and cause infection. करेक्ट जो है वो आपको बताना है। सो गट माइक्रो, इसमें अगर हम बात किया जाए तो इसमें जितने भी जैसे कई डिफरेंट
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन और इन सब में, तो वो गट माइक्रोबायोटा के अंदर आपके आते हैं। इवन हिंदू के अंदर आपको पढ़ाया भी है अगर आपको याद हो। तो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सब हैं इसके अंदर हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट हैं, देर आर ऑल्सो हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। वाइल देर आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट, देर आर ऑल्सो सर्टेन हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे जो है ट्रैक्ट के अंदर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रीच कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसमें हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, तो जैसे एनर्जी हार्वेस्टिंग में इनका एक रोल होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद दूसरे जीवों से हमें प्रोटेक्ट करना पैथोजन से, हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, तो उसमें भी ये फैसिलिटेट आपका करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके आप ये सारा कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल है, और इस मैगजीन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी पुरानी लगभग 1 साल की आपको पढ़नी चाहिए, जिसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। ये मेरे द्वारा ही बहुत समय से लाई जा रही है, कंपाइलेशन होता है हिंदू का कंपाइलेशन, और सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मेरे द्वारा जो कोर्सेस आएंगे वो है आपके करंट अफेयर्स का कोर्स आएगा, एग्रीकल्चर का कोर्स आएगा, साइंस एंड टेक का कोर्स आएगा और इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स आएगा। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है सब कुछ मैं आपका इस चैनल के अंदर करूँगा। CSAT का कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है जयंत सर के द्वारा, तो उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में 1999 के अंदर आप देखोगे, लगभग 140 प्लस घंटे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। यूट्यूब में जो क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी, बट 1-to-1 आपका इंटरेक्शन और एक थोड़ा सा जब क्लासेस आप लाइव करते हो तो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो CSAT की जो है वो आपका कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इस वेबसाइट पे मतलब सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं जिसमें आप UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का 15वां टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, और आज 20% ऑफ वाला वो एक्टिवेट हो जाएगा। UPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की आज क्लास है हमारी, तो वो भी आप देख लेना। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे अब मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख तक, मैंने आपको बोल दिया था कि ज्वाइन करने के लिए। अब जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर लिए है, तो अब तो ये कोर्स जो है आप, तो अब आपका मन है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप रहने दें। चलिए आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।